डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ के बारे में। और बॉयल्स लॉ के अंदर हमने ये बात देखी थी कि बॉयल्स लॉ जो होता है वो हमें प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन बताता है। और इसके अंदर हमने ये देखा था कि बॉयल्स लॉ हमें ये चीज बताता है कि अगर आप कोई भी इस तरह से सिलेंडर और पिस्टन को इस्तेमाल करोगे तो सिलेंडर और पिस्टन को इस्तेमाल करके आप हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था बेटा कल। ठीक है, हीट और वर्क को किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर, तो ये चीज हमें बताई थी बॉयल्स लॉ ने। और हमने उसके अंदर ये देखा था कि बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ है वो एक हाइपरबोलिक या पैराबोलिक कर्व होता है, जो हमें ये बात इंडिकेट करता है कि अगर आपने किसी भी गैस का वॉल्यूम आपने जीरो करना है तो उस गैस का आपने प्रेशर जो करना होगा वो इनफाइनाइट करना होगा। ठीक है, कल किसी बच्चे ने ये मुझे क्वेश्चन किया कि जीरो जब वॉल्यूम होगा तो गैस का प्रेशर कैसे इनफाइनाइट होगा। तो मैंने तो ये नहीं कहा था कि जब गैस का वॉल्यूम जीरो होगा तो गैस का प्रेशर इनफाइनाइट होगा। मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की थी। मैंने ये कहा था कि आप ऊपर से जब प्रेशर इनफाइनाइट करोगे तो गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो स्पेशली ऑनलाइन में होते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि हम पीडीएफ को देख के फिर उस चीज को समझ लेंगे। तो ऐसा नहीं होता, हर चीज की अपनी एक एक्सप्लेनेशन होती है। अगर आप क्लास अटेंड नहीं करोगे तो फिर बाद में आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है इसके पीछे मकसद कौन सा है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप क्लास अटेंड कर लिया करें, उसके अंदर आपको ये पता लगेगा कि इस चीज का सेंस क्या है, किस सेंस के अंदर ये बात की गई है। कि जैसे फिर आप कहते हो मैंने ये कहा कि प्रेशर बढ़ा के इनफाइनाइट करेंगे तो उसका वॉल्यूम जीरो होगा, और आप उसको इस तरह से पढ़ रहे हैं कि जब गैस का वॉल्यूम जीरो होगा तो उसका प्रेशर कैसे इनफाइनाइट होगा। तो ये तब होता है जब आप क्लास अटेंड नहीं करते, आप जस्ट फिर पीडीएफ देखते हो और आप देखते हो कि उसके अंदर ये चीज क्यों आई, ये चीज क्यों आई। तो कोशिश करें कि आप उस चीज को अटेंड कर लें तो उसके अंदर आपको कोई ना कोई चीज पता लगेगी। देखिए बेटा, आज हम करेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में कि ये चार्ल्स लॉ क्या होता है या चार्ल्स लॉ हमें किस चीज के बारे में बताता है। देखिए बेटा, सिंपल सा एक लॉ है और इस लॉ के बारे में आप ये कह सकते हैं ये जो चार्ल्स लॉ होता है बेटा, ये चार्ल्स लॉ आप कह सकते हैं कि गिव्स रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बेटा। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर बेटा। ठीक है, तो ये लॉ बेटा में रिलेशन बताता है, और किसके दरमियान ये रिलेशन बताता है बेटा, प्रेशर सॉरी वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में बताता है एट कांस्टेंट प्रेशर। सिंपल सा लॉ है, आपने पहले भी इसको पढ़ा है कि अगर किसी भी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रख के उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। और ये लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन हमें ये बताता है कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज आएगी। ठीक है, तो आप इसको इस तरह इस सेंस में देख सकते हैं बेटा
कि सपोज करें कि हमारे पास इस तरह से एक सिलेंडर है और उसके अंदर हमने एक गैस फिल की हुई है। ठीक है, अब कह ले बेटा कि इसका प्रेशर P1 है बेटा, और ये हमारे पास वही सेम गैस है जिसके अंदर आप कह लें कि ये जो प्रेशर है ये P2 है। ठीक है, अब अगर आप इसको इस तरह से कहें कि P1 लेस देन P2 है, ठीक है, दोनों को आप अगर यहाँ से बेटा हीट देते हैं, इसको भी हीट देते हैं और इसको भी हीट देते हैं, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा बेटा? दोनों का वॉल्यूम बढ़ेगा, दोनों के वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज आएगी, क्योंकि यहाँ से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका भी टेम्परेचर क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। तो अगर आप कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं लेकिन एक सैंपल ऑफ गैस के ऊपर आपने कम प्रेशर रखा हुआ है और दूसरे सैंपल ऑफ गैस पे आपने ज्यादा प्रेशर रखा हुआ है, दोनों का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दोनों का वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन दोनों का वॉल्यूम इक्वली नहीं बढ़ेगा, दोनों का वॉल्यूम बढ़ेगा जरूर, एक का वॉल्यूम V1 भी बढ़ेगा और दूसरे का वॉल्यूम V2 भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर बढ़ रहा है और दोनों का प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन फर्क ये कि इसके ऊपर कम प्रेशर रखा हुआ है और दूसरे के ऊपर ज्यादा प्रेशर रखा हुआ है, तो दोनों में फर्क ये होता है, ठीक है, दोनों में फर्क ये होता है कि जिसके ऊपर ज्यादा प्रेशर कांस्टेंट रखोगे उसके अंदर इंक्रीज कम आएगी, और जिसके ऊपर प्रेशर कम होगा उसके अंदर इंक्रीज जो होगी वो ज्यादा आएगी। तो यह बात ध्यान में रखें कि चार्ल्स लॉ जब हमें कहता है कि वॉल्यूम, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अब ये वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज ज्यादा आएगी या कम आएगी, इसको कंट्रोल कौन करेगा? प्रेशर करेगा। अगर प्रेशर आप ज्यादा रख के फिर उसको टेम्परेचर देते हो तो इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगी? कम। और अगर प्रेशर कम रख के आप उसको टेम्परेचर देते हो तो वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज ज्यादा आएगी। ठीक है, ये है चार्ल्स लॉ। ठीक है, अब इसका पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ, उसके बाद ये डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स की इसके अंदर क्या इंटरेस्ट है या हमें इससे क्या मिलता है बेटा। देखें, आप इसका ग्राफ बेटा इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप चार्ल्स लॉ का ग्राफ बनाए बेटा इस तरह से, अगर आप इसका टेम्परेचर यहाँ पे रखते हो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर आप सेल्सियस में रखते हो बेटा, अगर टेम्परेचर आप सेल्सियस में रखते हो तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में या सेल्सियस में मेंशन करोगे तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। और आपको पता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस में गैस का वॉल्यूम जो होता है वो 0 नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ से इसको शुरू नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इसको ग्राफ को यहाँ से शुरू करता, इसका मकसद है गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 पे क्या हो जाता? 0 हो जाता, क्योंकि गैस का वॉल्यूम 0 नहीं होता 0 डिग्री पे, इसलिए मैंने ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किए। अगर दूसरी गैस है, दोनों का वॉल्यूम आप यहाँ पे कह लें कि दोनों का वॉल्यूम जो है वो इक्वल है, यहाँ पे ये V2 है और ये V1 है, तो दूसरे का ग्राफ जो होगा बेटा वो इस तरह से बनेगा, जिसका प्रेशर P1 है उसका ये ग्राफ बनेगा, जिसका प्रेशर P2 है उसका ग्राफ ये बनेगा बेटा। क्योंकि जिसका प्रेशर P1 है ना बेटा, उसके अंदर एक्सपेंशन क्या आएगी? ज्यादा, इसलिए उस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा। और जिसका प्रेशर P2 कम है ना बेटा, उसका स्लोप क्या आएगा? ये आता है स्लोप बेटा। आप कह सकते हैं ये ग्राफ का स्लोप होता है बेटा। यहाँ से अगर आप इसको बनाएं
तो ये बेटा इसकी स्लोप की एंगल होती है। अगर कम प्रेशर पे आप किसी भी गैस को टेम्परेचर दोगे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो ज्यादा बढ़ेगा, और अगर ज्यादा प्रेशर पे बेटा, अगर ज्यादा प्रेशर पे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम क्या बढ़ेगा बेटा, कम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चार्ल्स लॉ का ग्राफ है। ये किसके अंदर मैंने टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है, 0 पे, सेल्सियस पे। और अगर सेल्सियस पे आप यहां से ग्राफ बनाओगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि फिर इस गैस का वॉल्यूम जो होगा वो 0 के ऊपर क्या हो जाएगा, 0, और ये नहीं होता। अगर आप केल्विन के अंदर बनाओगे तो ये बनाओगे केल्विन के अंदर। अगर आप केल्विन के अंदर बनाओगे तो बेटा केल्विन के अंदर आप इस तरह से बनाओगे। अगर आप यहाँ पे बनाते हो बेटा 0 केल्विन, ठीक है, और टेम्परेचर किस में आप एक्सप्रेस कर रहे हो बेटा, केल्विन के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हो, तो इस तरह से बेटा आप कर सकते हैं कि फिर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे बेटा, फिर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ये प्रेशर P1 होता है और ये प्रेशर P2 होता है। दोनों का स्लोप देखें, इसका स्लोप कम है और इसका स्लोप क्या है बेटा, ज्यादा है। तो ग्राफ के अंदर फर्क महसूस करना है बेटा कि ग्राफ के ऊपर जो ये पैरामीटर्स दिए गए केल्विन के अंदर दिए गए या सेल्सियस, क्योंकि आपको पता है 0 केल्विन पे किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ग्राफ के अंदर एहतियात करना है कि ग्राफ जो होता है वो किसके रीडिंग में दिया गया है। अगर सेल्सियस की रीडिंग में दिया हुआ है तो वो ओरिजिन से शुरू नहीं होगा ग्राफ। अगर ओरिजिन से शुरू किया गया है तो गलत किया गया है। अगर केल्विन के अंदर टेम्परेचर दिया हुआ है तो केल्विन के अंदर जब टेम्परेचर दिया गया होता है तो ग्राफ को आप कहां से शुरू करोगे, तो ग्राफ को आप ओरिजिन से शुरू करोगे, क्योंकि 0 केल्विन पे किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सिंपली अगर आप इसको कहें तो आप ये कह सकते हैं कि चार्ल्स लॉ में बताता है कि किसी भी गैस को अगर आप कांस्टेंट, किसी भी गैस को अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे रखोगे और उसको अगर आप हीट दोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर उससे हीट लोगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। मीन्स बात वही है कि जैसे बॉयल्स लॉ के अंदर जब हम वर्क देते हैं तो वो हीट की सूरत में बाहर आता है, जब उसको हम हीट देते हैं तो वो वर्क की सूरत में बाहर आता है। मीन्स बॉयल्स लॉ हमें फिजिक्स के हिसाब से कौन सा रिलेशन बता रहा है, वर्क का और हीट सप्लाइड का। बॉयल्स लॉ कहता है आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को इस तरह से हीट दोगे वो वर्क में चली जाएगी, वर्क दोगे वो हीट में चला जाएगा, और ये 100% कन्वर्शन होगी। अब ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है अगर आप हीट दोगे तो वो वर्क में जाएगी, लेकिन अगर उसका प्रेशर ज्यादा होगा तो वो हीट आपको कम वर्क देगी, और अगर प्रेशर कम होगा तो वही हीट आपको क्या देगी, ज्यादा। क्योंकि बेटा आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, चेंज ऑफ वॉल्यूम पे। वर्क का फार्मूला आपने पढ़ा होगा एफिनिटी टेस्ट के, वर्क होता है P डेल्टा V। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको हीट दोगे, अगर आप इसको हीट देते हो, इसका प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा चेंज हुआ है बेटा। वॉल्यूम अगर ज्यादा चेंज हुआ है तो आपकी हीट ने ज्यादा वर्क आपको दिया है। इसका प्रेशर कौन सा है, इसका प्रेशर ज्यादा है, मीन्स इसका वॉल्यूम के अंदर चेंज क्या आई है, कम आई है। तो मीन्स आपकी कम हीट किस में गई है, वर्क में गई है। ठीक है, तो ये लॉज आपको हीट और वर्क के दरमियान रिलेशन भी बताते हैं। ये आपको बताते हैं कि अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर आप ज्यादा प्रेशर कांस्टेंट रख के फिर अगर उसको हीट दोगे तो आपकी हीट से आपको कम वर्क मिलेगा,
अगर आप कम प्रेशर रख के हीट दोगे तो आपकी हीट से आपको ज्यादा वर्क मिलेगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क किस पे डिपेंड करता है? चेंज ऑफ वॉल्यूम पे। और चार्ल्स लॉ कहता है अगर ज्यादा प्रेशर रख के आप किसी भी गैस को टेम्परेचर दोगे तो उसका वॉल्यूम चेंज जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो ये होता है बेटा हमारे पास चार्ल्स लॉ, जो हमें बताता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। आप लिख सकते हैं बेटा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं बेटा, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन कर सकते हैं। इसके बाद है बेटा हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन। इसके बाद बेटा हम करेंगे जनरल गैस इक्वेशन, कि ये जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है। बेटा देखिए, आपको पता है कि ये वो इक्वेशन होती है जो इन लॉज को मिला के बनाई जाती है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, आपको पता है प्रेशर लॉ भी होता है, गेल-लुसेक्स लॉ होता है। तो ये मुख्तलिफ लॉज होते हैं। जो वो प्रेशर लॉ होता है वो प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन बताता है। वो लॉ कहता है अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम आप कांस्टेंट रखोगे और उसके बाद अगर उसका आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। T1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या होता है? T2 अपॉन T2 होता है उसके अंदर। अब वो लॉ है नहीं यहाँ पे तो डिस्कस हम नहीं कर रहे इसको, लेकिन आपको सिंपल वो लॉ भी है। वो लॉ कहता है अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रख के उसको आप हीट दोगे तो जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो तीसरा लॉ अपने पास है नहीं इसलिए इसको डिस्कस नहीं करते। तो इन सब लॉज को मिला के एक जनरल इक्वेशन बनाई गई है जो पूरी गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। तो ऐसी इक्वेशन जो पूरी गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करे, ऐसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है? जनरल गैस इक्वेशन कहा जाता है। और जो तीनों पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशन बताती है, प्रेशर के दरमियान, वॉल्यूम के दरमियान और टेम्परेचर के दरमियान। आप कह सकते हैं बेटा कि ये जो होती है हमें बेटा गिव्स रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बेटा। और ये इक्वेशन आपको पता है बेटा PV इज इक्वल टू होती है बेटा nRT। और यहाँ पे R जो होता है बेटा ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है बेटा। आप इसको कह सकते हैं कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हर गैस के लिए सेम होती है, 8.31 होती है मेरे ख्याल में। तो ये जो है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और हर गैस के लिए एक ही होती है बेटा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास गैस लॉज हो गए। अब इसके बाद जो है बेटा हमारे पास, इसके बाद बेटा ये जो हमारा हमने जो यहाँ तक जो चीजें पढ़ी है इन चीजों के अंदर बेटा जो पुराना पीएमसी का सिलेबस था, अब नया तो जब आएगा तो डिस्कस करेंगे उस बात को, पीएमडीसी क्या करती है या उसका क्या तरीका होता है, वो तो जब आएगा तो ही बंदा उसके ऊपर कमेंट कर सकता है। लेकिन जो पुराना पैटर्न था उसके अंदर अगर हम देखें तो जो हमने ये चीजें पढ़ी है इसमें इंटरनल एनर्जी जो थी वो पुराने पीएमसी के सिलेबस में शामिल थी, जबकि उसके सिवा बाकी जो चीजें थी वो पुराने सिलेबस के अंदर शामिल नहीं थी।
बाकी चीजें हमने इसलिए पढ़ी है क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पे कह रहे हैं कि टेस्ट होगी, और प्रोविंशियल लेवल पे जब टेस्ट होती है तो पूरे बुक्स होते हैं, उनके अंदर कोई सिलेबस नहीं होता। जैसे केपी के अंदर भी ऐसा ही था, जो पुराना तरीका था केपी के अंदर, वहां पे भी पूरे बुक्स होते थे, सिंध के अंदर भी पूरे बुक्स होते थे, सिवाय पंजाब के। पंजाब के अंदर यूएचएस जो थी वो अपना पहले भी सिलेबस देती थी, ठीक है। अब यूएचएस का पहले वाला सिलेबस भी बड़ा होता था, पीएमसी की तरह छोटा नहीं होता था। तो जो सिलेबस का कॉन्सेप्ट कह रहे हो वो प्रोविंशियल लेवल पे नहीं होता सिलेबस का कॉन्सेप्ट। और सिलेबस का कॉन्सेप्ट जो ज्यादा आया था वो कोविड की वजह से आया, ठीक है। अब कोविड नहीं है तो मे भी पूरे बुक्स हो, इसलिए हम सब चीजों को पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कुछ भी हमने पढ़ा था, इसमें जो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, जो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था वो तो रिलेटेड है, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब जो आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर, इससे आगे पढ़ेंगे वो सब की सब पुराने सिलेबस के अंदर भी मौजूद थी। इससे आगे जो चैप्टर का हिस्सा है काइनेटिक थ्योरी से आगे, इसके अंदर आप कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर के जो ये वाला हिस्सा है ये फुल पुराने पीएमसी के सिलेबस के अंदर मौजूद था, ठीक है। तो अब इसके बाद बेटा हमारे पास है काइनेटिक थ्योरी। अब काइनेटिक थ्योरी बेटा थ्योरेटिकल है, इसको हमने जो है वो पढ़ना होगा बुक से, तो मैंने पिक्चर लगाई है, पिक्चर से पढ़ लेते हैं बेटा। देखिए बेटा, इसके बाद है हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें बताती क्या है? देखिए बेटा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें ये बताती है कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर क्या होता है। वो हमें मॉडल फराहम करती है कि जिस चीज को आप गैस कहते हो उस गैस का बिहेवियर क्या होता है, वो गैस या उस गैस के मॉलिक्यूल्स क्या बिहेवियर रखते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में काइनेटिक थ्योरी हमें एक मॉडल प्रोवाइड करती है। काइनेटिक थ्योरी हमें ये बताती है कि कोई भी जो गैस होती है उस गैस का बिहेवियर ये होता है। तो गैसेस के बिहेवियर के बारे में हमें काइनेटिक थ्योरी बताती है। अब इसकी 5-6 पॉइंट्स हैं जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, इनको हम बुक के ऊपर जो है वो देखते हैं कि बुक के अंदर इस चीजों के बारे में क्या कहा गया है बेटा। देखिए बेटा, आप इसके बारे में कह सकते हैं कि ये बेटा पहले 2 पॉइंट्स लेते हैं इसके अंदर। बुक के अंदर बेटा आपके पास बुक होगा, तो उस बुक को जो है वो देख लें कि बुक के अंदर ये चीजें लिखी हुई है बेटा। देखिए बेटा, इस काइनेटिक थ्योरी की जो पहली बात होती है, काइनेटिक थ्योरी की जो पहली बात होती है वो ये पॉइंट कहती है, अ गैस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स बेटा, कि गैस के अंदर क्या होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये गैस की नेचर पे डिपेंड करता है कि उसके मॉलिक्यूल में एक एटम है, उसके मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, या उसके मॉलिक्यूल के अंदर 2 से भी ज्यादा एटम्स है। दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस। तो डिपेंडिंग ऑन द गैस, each molecule will consist of an atom or a group of atoms, ठीक है। ऑल दी मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन अ स्टेबल स्टेट, बेटा यहाँ पे कहा गया स्टेबल स्टेट। अब ये स्टेबल स्टेट क्या होती है बेटा? स्टेबल स्टेट का मकसद होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जब गैस का होता है। आपको पता है जब गैस का नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है, सपोज करें आपके पास एक सिलेंडर है और उसके अंदर एक गैस फिल्ड है। अगर उस सिलेंडर का प्रेशर और टेम्परेचर नॉर्मल है तो उस गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक जैसे माने जाएंगे। अगर उस गैस वो डायटोमिक गैस है तो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो डायटोमिक ही कंसीडर किए जाएंगे। और अगर उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर
अगर दो से ज्यादा एटम्स हैं तो आप उनके बारे में कहोगे कि उस गैस के सब मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिकल माना जाता है। किसके ऊपर? स्टैंडर्ड कंडीशन, एसटीपी कह ले या जो है वो एनटीपी कह ले, ठीक है। आप उसके अंदर ये कहोगे कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो होते हैं उनके ऊपर जो गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं। लेकिन अगर प्रेशर टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होते तो गैसेस अनस्टेबल हो जाती हैं और उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ फोड़ हो सकता है फिर किसी का मॉलिक्यूल टूट गया हो, कहीं पे एक एटम हो, कहीं पे दो एटम हो मॉलिक्यूल के अंदर और कहीं पे तीन एटम हो मॉलिक्यूल के अंदर। तो अगर नॉर्मल कंडीशंस नहीं है तो गैस के सब मॉलिक्यूल एक जैसे हों ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं तो फिर गैस के मॉलिक्यूल्स का एक जैसा होना जरूरी होता है, ठीक है। तो बेटा आप ये कह सकते हैं गैस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग ऑन द गैस each molecule will consist of an atom or a group of atoms. All the molecules of a gas in a stable state are considered identical. Any finite volume of a gas consists of a very large number of these molecules. क्योंकि बेटा मॉलिक्यूल छोटे होते हैं और थोड़ी सी गैस में भी इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। This assumption is justified by experiments at standard conditions. There are 3 into 10 power 25 molecules in a cubic meter. बेटा अगर आपके पास एक क्यूब है इस तरह से, कि अगर आपके पास इस तरह से क्यूब है और इसकी लेंथ विड्थ और हाइट, बेटा लेंथ विड्थ और इसका वॉल्यूम जो होता है बेटा ये 1 मीटर क्यूब है। अगर इसके अंदर गैस को जबरदस्ती बेटा कंप्रेस नहीं किया गया, नॉर्मल है, मीन्स ये इसके ऊपर आपने जबरदस्ती इसके अंदर गैस भरी नहीं है या इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं किया कि इसमें से गैस निकल जाए। क्योंकि अगर किसी भी चीज के अंदर गैस रखे उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस उसे एस्केप कर जाएगी। अगर आप उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो आप गैस को कंप्रेस करके और भी गैस उसके अंदर फिल करते। जैसे ये घर के अंदर एलपीजी के सिलेंडर होते हैं, इसके अंदर देखें बहुत प्रेशर से गैस फिल की जाती है। तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। अगर नॉर्मली आपके पास कोई क्यूब हो जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो या कोई ऐसी चीज हो जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, उसके अंदर जितनी भी एयर नॉर्मल एयर भरी होती है तो उसके अंदर कितनी मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है? 3 into 10 power 25 मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा। अब आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा, अब देखिए बेटा ये इसकी जो है वो बेटा ये तीसरी पॉइंट है इसकी। अब ये तीसरी पॉइंट ये होती है कि द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लार्ज एज कंपेयर टू देयर ओन डायमेंशंस। बेटा देखिए बेटा, आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर किसी भी किस्म की फोर्स नहीं लगाते। तो बेटा हमने ये पढ़ा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर मास होता है, तो मास की वजह से उन दोनों को उन मॉलिक्यूल्स को क्या करना चाहिए? फोर्स लगानी चाहिए। लेकिन वो मास की वजह से भी फोर्स नहीं लगाते। अब इसका क्या रीजन है बेटा? देखिए आपको पता है ग्रेविटी जो होती है वो तो इन्फिनिटी पे जीरो होती है, फिर गैस मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस आपको इन्फिनाइट तो नहीं लगता, फिर उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हम क्यों मानते हैं? देखिए बेटा, इन्फिनिटी की इंटरप्रिटेशन हम गलत लेते हैं। यहाँ पे फिजिक्स के अंदर जब हम कहते हैं डिस्टेंस इनफिनाइट है तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम
टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में मून देखते हैं तो मून के दरमियान डिस्टेंस और टेलीस्कोप के दरमियान डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है, लेकिन हम उसको इन्फिनिटी मानते हैं। इसलिए इन्फिनिटी मानते हैं कि जो टेलीस्कोप के अंदर लेंस होता है उस लेंस की फोकल लेंथ के मुकाबले में अगर डिस्टेंस बिटवीन मून एंड लेंस देखें तो उस लेंस की फोकल लेंथ बहुत छोटी है, जबकि लेंस के दरमियान और मून के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और उस लेंस की साइज बहुत छोटी महसूस होती है एज कंपेयर टू द मून। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ऐसा डिस्टेंस जो किसी भी चीज की अपनी साइज के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो तो उसको आप क्या कहते हैं, इन्फिनिटी मानेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो मॉलिक्यूल्स ले लें, दो मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स, और उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, क्योंकि मॉलिक्यूल की साइज के मुकाबले में उन मॉलिक्यूल्स की साइज के मुकाबले में उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे सन है, अगर सन का अपना डायमीटर देखें तो सन के डायमीटर के मुकाबले में सन की रोशनी जहां तक पहुंच रही है वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर सन की जितने एरिया के अंदर लाइट पहुंच रही है उस एरिया को आप कंपेयर करो सन की साइज से, तो सन की साइज आपको बहुत छोटी लगेगी उस रोशनी के पहुंचने के एरिया के मुकाबले में जिस एरिया के अंदर रोशनी पहुंच रही है। इसलिए हम कहते हैं कि सन जो होता है वो पॉइंट सोर्स होता है। सन को हम पॉइंट सोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सन की रोशनी जितने डिस्टेंस पे पहुंच रही है वो सन की अपनी साइज के मुकाबले में बहुत छोटा है। इसलिए अगर आप मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल की अपनी साइज बहुत छोटी होती है, लेकिन दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल की साइज के मुकाबले में मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बहुत ज्यादा है। इसलिए हम कहते हैं कि उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या हो जाती हैं, जीरो मानी जाती है। ठीक है, तो ये होता है बेटा, द मॉलिक्यूल्स आर कंपेयर्ड बाय द डिस्टेंस एज लार्ज एज कंपेयर्ड टू देयर ओन डायमेंशन। द डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल कंसीडर्ड एज अ स्फीयर इज अबाउट 3 into 10 power -10। ये ऑर्डर होता है बेटा, ये होता है ऑर्डर बेटा, ऑर्डर होता है 10 पावर -10 मीटर एंगस्ट्रॉम होता है बेटा। देखिए बेटा, आपको पता है कि कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। नीचे ऑप्शन लिखे होते हैं 10 पावर -10 -11। हम समझते हैं ये 3 तो ही नहीं, मीन्स ऑप्शन गलत है। 3 की हैसियत नहीं होती, हैसियत पावर की होती है, 10 के पावर की हैसियत होती है। अगर 3 आगे लिखा हुआ है ठीक है, नहीं लिखा हुआ कोई मसला नहीं, 10 पावर -10 भी लिखा हुआ है ना, मीन्स ये ऑर्डर है। पावर ऑफ 10 को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहा जाता है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर बनता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड मैटर करता है बेटा। ठीक है, तो ये होता है बेटा। चौथी पॉइंट है द मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल डायरेक्शन एंड विथ वेरियस स्पीड्स। बेटा देखें, इसमें कहा गया कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स तो है ही नहीं, तो वो रैंडम मोशन में होते हैं। लेकिन सब मॉलिक्यूल की स्पीड इक्वल नहीं होती। ठीक है, आप ये कहें कि यहाँ पे जो इस रूम के अंदर एयर फिल्ड है, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सब मॉलिक्यूल्स के बारे में आप ये कह सकते हैं कि सब मॉलिक्यूल्स की स्पीड इक्वल नहीं है, सब मॉलिक्यूल्स की स्पीड अनइक्वल है। किसी की ज्यादा होती है और किसी की क्या होती है बेटा, कम होती है। मेकिंग इलास्टिक कोलिजन विथ वन अनदर।
और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ इलास्टिक कुलियन करते हैं। बेटा इलास्टिक कुलियन हमेशा तब होती है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। अगर मॉलिक्यूल के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होती तो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से कोलाइड करते तो उनकी कुलियन को आप इलास्टिक नहीं कह सकते थे। बेटा आपने चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा इलास्टिक कुलियन के अंदर कि अगर हमारे पास इस तरह से दो बाल आ रहे हैं, ये दो बाल जब आपस में कुलियन करते हैं इस तरह से, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। इनकी कुलियन इलास्टिक कब होगी? इनकी कुलियन इलास्टिक तब होगी जब फ्रिक्शन जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, आपको पता है फ्रिक्शन तो 0 नहीं होगी, किसी भी चीज की फ्रिक्शन 0 हो सकती है, लेकिन फ्रिक्शन 0 न होने के बावजूद भी हम कहते हैं कि इलास्टिक कुलियन होती है। तो बेटा इसके लिए एक पैरामीटर हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ये बाल किसी ऐसी चीज के ऊपर मूव कर रहे हैं जिस सरफेस की फ्रिक्शन बहुत थोड़ी हो, लेकिन जब वो आपस में टकराएं तो टकराने से उनके दरमियान जो आपस की फोर्सेस लगे, इसको कहा जाता है म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन। तो जो म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस लगे वो फ्रिक्शन के मुकाबले में अगर बहुत ज्यादा हो, फ्रिक्शन बहुत थोड़ी हो और आपस में लगने वाली फोर्सेस क्या हो, ज्यादा हो, तो भी आप कहोगे कि ये कुलियन कौन सी है, इलास्टिक। तो इसी तरह से अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है वो न होने के बराबर होती है। इसलिए जब वो आपस में कोलाइड करते हैं तो कुलियन के दौरान जो वो फोर्सेस लगाते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है वो क्या होती है, वीक होती है। इसलिए आप इसको क्या कह सकते हो, इसलिए आप इसको कहोगे कि ये जो इनकी कुलियन है ये कौन सी है, इलास्टिक है। अगर इनके दरमियान स्ट्रांग हो जाए जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स की होती है तो उनके अंदर आप इलास्टिक नहीं कहते, आप इलास्टिक किसके दरमियान कहते हो, गैसेस के क्योंकि गैसेस के दरमियान जो फोर्सेस है वो क्या है, वीक है, और उनकी अपनी फोर्सेस क्या होती है, स्ट्रांग होती है। जब अपनी फोर्सेस स्ट्रांग हो और बाकी फोर्सेस वीक हो तो हम कहेंगे वो कुलियन कौन सी बन जाएगी, वो कुलियन इलास्टिक बन जाएगी, इसलिए इलास्टिक कुलियन। ठीक है, the molecules move in all direction and with the various speeds making elastic collision with one another and with the walls of the container. The walls of a container can be considered perfectly smooth. Perfectly smooth का मकसद है दीवार भी किसी भी किस्म की फोर्स नहीं लगाती। Molecules exert no forces on one another except during collision. मॉलिक्यूल बाकी फोर्सेस नहीं लगाते, लेकिन जब वो कोलाइड होते हैं तो क्या लगाते हैं, फोर्सेस लगाते हैं। Therefore, in between collision with another molecules are with the walls of the container and in the absence of external forces they move freely in a straight line. क्योंकि उनके दरमियान कोई और फोर्सेस तो होती नहीं है, इसलिए उनकी मोशन जो होती है वो लीनियर मोशन होती है, रेक्टिलिनियर मोशन होती है। क्योंकि किसी भी चीज की मोशन को कर्व बनाने का, किसी भी बॉडी की मोशन को कर्व्ड कौन बनाता है, फोर्स बनाती है। सर्कुलर मोशन कर्व्ड क्यों होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। जब इनके दरमियान कोई फोर्सेस नहीं है तो जब ये कोलाइड करेंगे तो अपना डायरेक्शन तब्दील करेंगे, लेकिन कुलियन के दरमियान, एक कुलियन और दूसरी कुलियन के दरमियान ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा आपको पता है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लॉज जो आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े हो, रेक्टिलिनियर मोशन की इक्वेशन चैप्टर 3 के अंदर, ये इक्वेशन तब लगती है जब किसी भी चीज की स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत थोड़ी है।
क्योंकि आपको पता है जब किसी भी चीज की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उस चीज के ऊपर ये इक्वेशंस नहीं लगती जो आप चैप्टर 3 के अंदर पढ़ के आए। न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज नॉट वैलिड for the objects moving with the speeds comparable to the speed of light। इसलिए अगर हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लॉज लग सकते हैं, इसका मकसद है कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड हाई जरूर है, मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज्यादा जरूर है, लेकिन एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा नहीं है। लाइट के मुकाबले में मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज्यादा कम है, इसलिए आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लॉज को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये काइनेटिक थ्योरी है बेटा। अब इसके बाद हमारे पास है प्रेशर ऑफ गैस, इसकी इक्वेशन बड़ी बनेगी। इंशाल्लाह कल जो है वो हम डिस्कस करेंगे प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है,